हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर में। आज आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का नाम है नेटवर्किंग। आज हम चालू करने वाले हैं नेटवर्किंग टॉपिक को। नेटवर्किंग को ध्यान रखिएगा, डेटा कम्युनिकेशन के नाम से भी रिफर किया जाता है और डेटा कम्युनिकेशन को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डेटा कॉम। कई बार आपको बुक्स में टॉपिक नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन के नाम से मिलता है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपने आईबीपीएस, पीओ या क्लर्क की कभी एग्जाम दी हो, एमपीपीएससी का पेपर दिया हो, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आजकल इन सब एग्जाम्स में नेटवर्किंग के सवाल जरूर आते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए बिना आपका महत्वपूर्ण समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्किंग। अच्छा, नेटवर्किंग को समझाने के पहले हमें नेटवर्किंग की डेफिनेशन समझना पड़ेगी। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों के दिमाग में क्या है नेटवर्किंग की डेफिनेशन? आप लोगों के वर्डिंग्स में बताओ, आपके वर्डिंग्स में। वेरी गुड, कनेक्ट करना है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा नेटवर्किंग का मतलब क्या था, आपका मतलब क्या हुआ? कनेक्ट करना है ना। नेटवर्किंग मतलब कनेक्ट करना। सिर्फ कनेक्ट करना ही मुद्दे की बात है क्या स्टूडेंट्स? कनेक्ट करने से ही हमारा नेटवर्क बन जाएगा क्या? नेटवर्क क्यों बनाया आपने? दो या दो से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट क्यों किया, ये बताओ। वेरी गुड, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सके, सूचना का आदान प्रदान कर सके, है ना। जैसे आपने अपने दोस्त को फोन किया तो आपका मोबाइल फोन उसके फोन से कनेक्ट तो हो गया, तो क्या जैसे रिंग बजी वैसे ही काट दिया कि बातचीत भी की ना, डेटा कम्युनिकेट भी किया। आपने मान लीजिए अपने कंप्यूटर से अपना मोबाइल फोन कनेक्ट किया माइक्रो यूएसबी केबल से, तो आप अपने मोबाइल के फोटो या वीडियो कंप्यूटर में डाल रहे हैं, बैकअप ले रहे हैं, है ना। तो वहां पे आप क्या करवा रहे हैं? कम्युनिकेशन करवा रहे हैं अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में। आपने अगर वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट किया तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपके वाईफाई को सिग्नल मिले और आप इंटरनेट का एक्सेस कर पाए, मतलब इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करना चाहते हैं ना, या डेटा कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो नेटवर्किंग की सिंपल डेफिनेशन तो क्या होगी? कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन इज नोन एज नेटवर्किंग। दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में जोड़ना ताकि वो डेटा कम्युनिकेशन कर सके और साथ ही साथ रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सके। ये होता है नेटवर्किंग का मतलब। कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग इज नोन एज नेटवर्किंग। यहाँ पे डिवाइसेस के बदले आप कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या होंगे? क्यों हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं? सोचो क्या क्या फायदे हैं नेटवर्किंग के। वेरी गुड, सबसे पहला तो रिसोर्स शेयरिंग है ना, रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपने अपने स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर लैब्स तो देखी होगी, साइबर कैफे में भी कंप्यूटर्स तो देखे होंगे स्टूडेंट्स। आपके स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर्स ज्यादा है या प्रिंटर ज्यादा है? वेरी गुड, आपके स्कूल कॉलेज की कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर्स की संख्या ज्यादा है, प्रिंटर तो एक ही होगा। और साइबर कैफे में भी कंप्यूटर्स की संख्या ज्यादा है और देखा जाए तो प्रिंटर तो एक ही होगा। तो मान लेते हैं किसी साइबर कैफे में 10 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, तो ये 10 कंप्यूटर मिल बांट के एक कॉमन प्रिंटर की शेयरिंग कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। इस प्रिंटर पे किसी एक कंप्यूटर का हक है क्या? नहीं ना, सभी कंप्यूटर मिल बांट के एक्सेस कर सकते हैं ना, जो भी कंप्यूटर इस नेटवर्क में कनेक्टेड है, और उस नेटवर्क में ये प्रिंटर भी कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। तो इस कॉमन प्रिंटर की शेयरिंग हो रही है अलग अलग कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में, तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिसोर्स शेयरिंग। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो आपस में कॉमन प्रिंटर, स्कैनर, सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क, हार्ड डिस्क और साथ ही साथ सीडी रोम का भी एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स एक दूसरे की पेरिफेरल डिवाइसेस या कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस का एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है नेटवर्किंग का, क्या? रिसोर्स शेयरिंग। अब यहाँ पे दूसरा फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। आपने देखा कि साइबर कैफे में 10 कंप्यूटर थे और एक प्रिंटर था, एक कॉमन प्रिंटर, ये अलग अलग 10 कंप्यूटर मिल बांट के यूज कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्या कि हमें 10 अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए 10 अलग अलग प्रिंटर लेना पड़े? नहीं ना, तो हम बहुत सारा पैसा और इफर्ट्स बचा सकते हैं ना। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है हमारा नेटवर्क रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा। तीसरा एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे नेटवर्क में जितने भी अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ना स्टूडेंट्स, वो आपस में डेटा कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन का टाइम है, बहुत से लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं घर से। तो मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं, तो वो एक मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उनकी जो टीम होगी उनको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। आप लोग भी हैं, अभी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं,
तो ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करते हैं तो आप लोग डेटा कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। कितना अच्छा फायदा है नेटवर्किंग का कि आप अलग अलग लोकेशंस में हैं, फिर भी वो आप आपस में डेटा कम्युनिकेट करके एक दूसरे की क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो डेटा कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फायदा होता है नेटवर्किंग का। अगला एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स? रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस कुछ वैसे ही काम करता है जैसे आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल। अच्छा, रिमोट का यूज क्या है आपके टीवी में? आप सोफे पे बैठे हुए 5-10 मीटर दूर अपने टीवी से, अब आपने टीवी के रिमोट कंट्रोल से टीवी को बंद चालू किया, चैनल चेंज किए, तो आपको उठकर जाना पड़ेगा टीवी तक। पुराने जमाने में क्या होता था कि रिमोट तो आते नहीं थे। अगर आपने कोई भूत वाली मूवी देख ली तो टीवी बंद करने में आपको बहुत डर लगता था। हो सकता है रात भर आपका टीवी चलता ही रहता होगा, क्योंकि वो टीवी में से भूत या चुड़ैल बाहर निकलते बताते भूत वाली मूवी में। तो इस समस्या को तो सॉल्व कर दिया आपके रिमोट कंट्रोल ने, है ना। बस यहाँ पे रिमोट एक्सेस में क्या होता है स्टूडेंट के दूर स्थित कोई कंप्यूटर है, आप नेटवर्क में अगर वो कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उस सुदूर स्थित कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। आपने टेलनेट या टीम व्यूअर का तो यूज किया होगा स्टूडेंट्स, टीम व्यूअर एप्लीकेशन तो यूज करी होगी। टीम व्यूअर एप्लीकेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपने अपने घर के डेस्कटॉप पे टीम व्यूअर एप्लीकेशन डाली हुई है और वही टीम व्यूअर एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में भी डाली हुई है, तो आप अपने मोबाइल से घर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिमोट एक्सेस में भी यही होता है स्टूडेंट्स कि आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, आप किसी एक कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये फायदा होता है हमारे नेटवर्किंग का। एक और रिमोट एक्सेस इज पॉसिबल। नेटवर्क का एक और फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? टाइमलीनेस आ जाती है, बहुत सारा समय और इफर्ट्स बच जाता है नेटवर्किंग की सहायता से, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। आप लोग देखते हैं आजकल स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और बहुत सी बार बच्चों के तो एग्जाम ऑनलाइन ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का बहुत सारा समय बच जाता है। आप लोग देखते हैं स्टॉक मार्केट, बीएससी, एनएससी, कमोडिटी मार्केट, बिटकॉइंस वगैरह, तो ये सब जो है स्टूडेंट्स ये नेटवर्किंग इंटरनेट का ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा समय बच जाता है। बैंकिंग के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत सारा समय बच जाता है लोगों का ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा, तो टाइमलीनेस भी आ जाती है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के। स्टूडेंट्स, हमने एडवांटेजेस तो डिस्कस कर लिए नेटवर्किंग के। अब ऐसा है क्या कि नेटवर्किंग के सारे एडवांटेजेस ही होते होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं होते होंगे क्या? ऐसा है क्या कि सब चीजें अच्छी होगी नेटवर्किंग में, बुरा कुछ नहीं होगा? जैसे आपके सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, किसी बात के दो पक्ष होते हैं, अच्छे और बुरे। तो नेटवर्किंग में अगर बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी तो होती होंगी स्टूडेंट्स। क्या क्या डिसएडवांटेजेस सोचो, आपके मन से सोचिए। आप रोजाना टेलीफोन नेटवर्क्स का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू नेट चलाते हैं, आपके घर में स्मार्ट टीवी होते हैं, आपके घर में सेट टॉप बॉक्स है, केबल टीवी आता है, तो नेटवर्क्स का यूज तो आप करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते होंगे नेटवर्किंग के, सोचिए। वेरी गुड। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो क्या? सडन ब्रेकडाउन्स, कम्युनिकेशन फेल हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए सर्वर डाउन हो गया, इंटरमीडिएट कम्युनिकेटिंग नोड्स जो हैं स्टूडेंट्स, उन कम्युनिकेटिंग नोड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अलग अलग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो आपने कनेक्ट करी है स्टूडेंट्स कंप्यूटर में, वो बहुत सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, उन सबको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नोड्स। अब हो सकता है कम्युनिकेटिंग नोड्स जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आ गया, तो इसके कारण भी हमारा कम्युनिकेशन ठप हो सकता है। तो सडन ब्रेकडाउन पॉसिबल होते हैं सर्वर के फेलियर के कारण या नोड्स के फेलियर के कारण। अच्छा, आपने राधे मूवी तो देखी होगी। तो जिस दिन राधे मूवी रिलीज हुई थी ना सलमान खान की G5 पे, तो G5 का जो सर्वर था वो डाउन हो गया था, क्योंकि उस पर बहुत सारा लोड आ गया था 12 बजे की दोपहर में। ठीक है, तो जिस दिन आपकी राधे मूवी रिलीज हुई थी तो सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आ गया था, तो वो डाउन हो गया था। कई बार आप ऑनलाइन एग्जाम्स के फॉर्म भरने जाते हैं तो सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आता है, तो लिंक ही नहीं ओपन होती स्टूडेंट्स। तो आपको कई बार एग्जाम फॉर्म भरने की डेट्स बढ़ा दी जाती है और कई बार फॉर्म भरने के लिए बहुत परेशान भी होना पड़ता है ना स्टूडेंट्स। तो सर्वर पे लोड आने के कारण कई बार हमारा नेटवर्क अच्छे से वर्क नहीं करता, या सर्वर डाउन हो गया तो हमें प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाती। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो क्या? सडन ब्रेकडाउन्स आर पॉसिबल ड्यू टू सर्वर एंड इंटरमीडिएट नोड्स फेलियर। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट? सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। ठीक है, आप अपने घर में हो, बाहर नहीं जा रहे हो, तो आपको कोई खतरा है क्या स्टूडेंट्स? नहीं ना। पर जैसे आप अपने घर के बाहर जाओगे तो हो सकता है आपको कोरोना वायरस लग जाए, कुछ बीमारी हो जाए। पर आप घर पे रहोगे ज्यादा समय तक तो आलसी हो जाओगे, आपका विकास हो पाएगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं ना। तो बाहर जाना भी जरूरी है। पर बाहर जाते हैं तो कई बार हम बहुत सारे खतरे उठाते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है,
हम किसी को पसंद आ जाएं तो वो हमको प्रपोज कर सकता है बहुत सारी तकलीफें आ सकती है ना स्टूडेंट्स तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती कि नहीं जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं। तो मान लीजिए आपने अपने स्मार्टफोन को या कंप्यूटर को कभी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया, तो आपका मोबाइल फोन या कंप्यूटर तो अभी सेफ पड़ा हुआ है, पर जैसे ही आपने नेटवर्क से कनेक्ट करा तो वहां पे कुछ बुरे लोग भी तो होंगे नेटवर्किंग में जो आपकी इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं। हैकर्स होंगे जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर या वायरस या मालवेयर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में डाल देंगे, आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन को चुराना चाहेंगे। तो ऐसा हो सकता है ना स्टूडेंट्स कि आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन को लोग चुराना चाहते हैं, आपके मोबाइल फोन में वायरसेस डाल दें अगर आप कोई वल्नरेबल वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो नेटवर्क में वैसा तो नहीं कि सब लोग अच्छे कनेक्टेड होंगे, कुछ बुरे लोग भी हो सकते हैं। तो आपके डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के इशू भी आ सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स का प्रॉब्लम आ सकता है स्टूडेंट्स। और अगला डिसएडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, इनिशियली नेटवर्क्स को सेटअप करना बहुत कॉस्टली होता है। अगर आपको मान लीजिए नेटवर्किंग का अच्छा नॉलेज नहीं है और आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़े क्योंकि आपको नेटवर्किंग का अच्छा नॉलेज नहीं है। और मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर नेटवर्क बना भी दिया अच्छे लेवल पे, तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी आपको लोग हायर करना पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप जियो या आइडिया या वीआई, अब तो आइडिया बंद हो गया, वी कंपनी चालू हो गई है ना, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए, तो ऐसा कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाना चाहते हैं एयरटेल की तरह, तो बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं तो आपको इनिशियल कॉस्ट भी बहुत सारी लगेगी और आपको बहुत सारे लोगों को हायर भी करना पड़ेगा जिनको नेटवर्किंग का अच्छा खासा नॉलेज हो, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। तो इनिशियली नेटवर्क को सेटअप करना क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली। तो अब तक हम लेक्चर में देख चुके हैं स्टूडेंट्स के कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क। आपसे कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, आपका आज का इंटरनेट जो है वो किस नेटवर्क की देन है, आपका इंटरनेट किस नेटवर्क के बेसिस पे काम करता है। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है स्टूडेंट्स, क्या, वेरी गुड, बहुत से बच्चों का आंसर आ भी चुका है, अर्पानेट। आपका आज का इंटरनेट किसकी देन है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अर्पानेट। अर्पानेट किस सन में आया था, ये बैंकिंग में तो नहीं पूछते स्टूडेंट्स, पर अगर आप पीएससी के स्टूडेंट्स हो नॉलेज पर्पस के लिए चाहें तो याद रख सकते हैं। 1969 में दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क आया था अर्पानेट, जिसे यूएस डीओडी की अर्पा एजेंसी ने बनाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्पानेट किसने बनाया था, तो यूएस डीओडी की अर्पा एजेंसी ने। अब अर्पा का फुल फॉर्म क्या है, तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। अब अर्पा ने बनाया अर्पानेट, तो अर्पानेट का फुल फॉर्म भी क्या होगा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था स्टूडेंट्स जो 1969 में आया था। ध्यान रखिएगा बहुत सी जगह आपको 1968 या 1967 मिलेगा, फिर भी आप क्या याद रखना 1969, वो क्यों अभी हम आगे समझेंगे स्टूडेंट्स। यूएस डीओडी में यूएस का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स, डीओडी का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज आती है स्टूडेंट्स, जिसमें से एक एजेंसी का नाम क्या था, अर्पा एजेंसी। अर्पा एजेंसी ने दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क बनाया था जो था अर्पानेट। अर्पानेट के थ्रू ये लोग क्या चाहते थे स्टूडेंट्स के अलग अलग यूनिवर्सिटीज को आपस में जोड़ सके डिफेंस के साथ, और ये यूनिवर्सिटीज आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सके और इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सके। ये मेन एम था आपके अर्पानेट का। इन्होंने सबसे पहली बार 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज को आपस में जोड़ा था, 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा था, जिन्हें हम नोड या होस्ट के नाम से रिफर करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके मन में होगा कि सर अर्पानेट हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी इतना, क्योंकि अर्पानेट में सबसे पहली बार टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंटेशन हुआ था। सबसे पहली बार पैकेट स्विचिंग का प्रयोग भी किस नेटवर्क पे हुआ था, तो अर्पानेट पे। अर्पानेट में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स डेवलप किए गए स्टूडेंट्स, जिनका यूज आज भी हम हमारे मॉडर्न इंटरनेट में करते हैं। हमारे इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और रूल्स ऐसे हैं जो सबसे पहली बार कहां इंप्लीमेंट हुए थे, अर्पानेट पे। इसलिए अर्पानेट हमारे लिए पढ़ना जरूरी। अब अर्पानेट के लिए तो इतनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर मैं आपको इसके आगे और कुछ डिटेल बताना चाहता हूं ताकि आपको ये और अच्छे समझ में आ जाए। अब अर्पानेट के द्वारा सबसे पहले इन्होंने 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट किया। तो सबसे पहली बार इन लोगों ने नोड टू नोड मैसेज एक वर्ड का सेंड करना चाहते थे, वो उन्होंने 29 अक्टूबर 1969 में सेंड किया था स्टूडेंट्स। ये लोग क्या वर्ड सेंड करना चाहते थे, लॉगिन। ये एक सिंगल वर्ड सेंड करना चाहते थे 2 यूनिवर्सिटीज के बीच में, अर्पानेट का यूज करके लॉगिन वर्ड सेंड करना था इनको। और वो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी, तो यूसीएलए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से एसआरआई। अब एसआरआई का फुल फॉर्म क्या स्टूडेंट्स, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
अब यहाँ पे ये लोग क्या चाहते थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट तक एक सिंगल वर्ड का मैसेज भेजना चाहते थे, नोट टू नोट, इन दो कंप्यूटर के बीच में। पर यहाँ पे क्या हुआ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ये लोगों ने जब लॉगिन वर्ड के स्टार्टिंग के 2 लेटर ही टाइप किए तो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या हो गया, फेल हो गया। और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट तक सिर्फ स्टार्टिंग के 2 लेटर ही पहुंचे, एलो, ठीक है। और ये कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1969। तो इसलिए हम यहाँ पे ईयर कौन सा याद रखेंगे, 29 अक्टूबर 1969 का सिर्फ 1969। बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ARPANET धीरे धीरे विकसित हुआ, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज को ARPANET के साथ जोड़ा गया। ये सिर्फ यूएस तक ही सीमित नहीं रहा, अलग अलग देशों के कंप्यूटर्स को भी ARPANET के साथ जोड़ा गया। ARPANET को 1990 में बंद कर दिया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। ARPANET की इतनी थ्योरी काफी हमारे लिए, आप तो बस ARPANET का फुल फॉर्म ही याद रखिएगा। और इसे किसने बनाया था, तो यूएस DoD की ARPA एजेंसी ने, ठीक है। आपसे ARPANET का फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो नॉलेज पर्पस के लिए एक और नेटवर्क ध्यान रख सकते हैं, NSFNet, ठीक है स्टूडेंट्स, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। NSFNet जो है, इसका जीवन काल आप सर्च करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका लाइफ स्पान आपको मिलेगा 1985 टू 1995, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सबसे पहली बार ऑनलाइन कब हुआ था, 1986 में। NSFNet का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क ने खुद का एक नेटवर्क बनाना चाहा। इन लोगों ने क्या करा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जिनमें सुपर कंप्यूटर्स थे, उन सुपर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना चाहा। NSFNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहा जिनमें वो सुपर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सके, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 5 सुपर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा था स्टूडेंट्स। ऐसी 5 यूनिवर्सिटीज को जोड़ा था जिनमें सुपर कंप्यूटर्स थे, ठीक है। बाद में ये भी बढ़ता गया और इसे 1995 में बंद कर दिया गया था। ये नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं। और 1990 के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क आ गए स्टूडेंट्स, प्राइवेट नेटवर्क आ गए। कुछ इस तरह से हमारा इंटरनेट डेवलप हुआ। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ARPANET से हमारा मॉडर्न इंटरनेट कैसे जनरेट हुआ। ARPANET हमारे लिए इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा मॉडर्न इंटरनेट जो है उसमें जो प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, पैकेट स्विचिंग जो आज हम मेनली यूज करते हैं, तो अधिकतर स्टैंडर्ड्स जैसे TCP IP और पैकेट स्विचिंग, ये सबसे पहली बार कहाँ इंप्लीमेंट हुए थे, ARPANET पे। तो ARPANET को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में आपके लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे थे, पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह आपका प्यार और दुलार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।